हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट दे रखी है राज लिमिटेड की, जिसमें हमारे पास लायबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स है, उसके अंडर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है, जिसके अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिबेंचर्स है और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 8% बैंक लोन है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स है। अदर करंट लायबिलिटीज में हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। एसेट साइड में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, इसके अंडर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी है। नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके बाद बच्चों हमें नोट टू अकाउंट्स दे रखा है, जिसमें सबसे पहला नोट हमारे पास शेयर कैपिटल का है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है और 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, जिसमें हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है और सरप्लस बैलेंस दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का 2023 का और 2022 का। इसके बाद बच्चों हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी का पार्ट जिसकी कॉस्ट तो थी 60,000, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था 20,000 रुपीज का, उसे सोल्ड करा गया है 20,000 रुपीज में, 20,000 रुपीज में उसको सेल कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पे 60,000। थर्ड पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि शेयर्स इशू करे गए थे 1 नवंबर 2022 को, जो भी एडिशनल शेयर्स होंगे वो इस डेट पे इशू करे गए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे 8% रेट के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस पे करा गया था। आगे देखते हैं बच्चों, फिफ्थ पॉइंट में बच्चों बता रखे हैं कि इनकम टैक्स प्रोवाइड करा गया था 45,000। सिक्स्थ पॉइंट में बच्चों बता रखा है जो भी एडिशनल डिबेंचर्स थे वो इशू करे गए थे 1 अक्टूबर 2022 को और उसी डेट पे बैंक लोन भी रीपे कर दिया गया था सेम डेट पे। लास्ट पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि ईयर के एंड में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लिया गया था 5% के प्रीमियम पे। अब बच्चों हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना करते बच्चों। तो सबसे पहले हम अपना डिफरेंस निकालते हैं सरप्लस का। देखो बच्चों सरप्लस में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है नेगेटिव का 1,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। तो बच्चों डिफरेंस निकालने के लिए हम जब क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ तो बच्चों पहले से ही नेगेटिव में है, तो डिफरेंस में ऐड हो जाएंगे दोनों और ऐड होके बच्चों हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 2,90,000 है ना बच्चों। तो देखो हमने डिफरेंस निकाला, हमारे पास डिफरेंस आ गया 2,90,000 का। अब बच्चों याद करो हम इसमें ऐड क्या क्या करते थे, अगर कोई भी अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा हो या डिविडेंड पे करा हो या बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स हमने क्रिएट करी हो करंट ईयर के लिए। देखते बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा था ना, नोट टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जनरल रिजर्व का देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। तो देखो बच्चों यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि जनरल रिजर्व में एडिशन तो हुआ है 30,000 से हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट बढ़ गया है। अब बच्चों ये कहाँ से ट्रांसफर करा गया होगा सरप्लस से, है ना बच्चों। तो 30,000 हम ऐड कर देंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास डिफरेंस 2,90,000 आया था, उसमें से हमने 30,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे थे वो बच्चों ऐड कर दिए। अब इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में बता रखा था कि डिविडेंड पे करा गया था। देखो बच्चों फोर्थ पॉइंट में बता रखा था कि डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे 8% के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस पे करा गया था। अब देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल का 4,50,000, तो इस पे बच्चों 8% का डिविडेंड पे करा गया है। निकाल लेते बच्चों 8% कितना होगा इसका। तो देखो बच्चों 8% निकालेंगे 4,50,000 का तो हमारे पास आ जाएगा 36,000, मतलब 36,000 रुपीज का डिविडेंड पे करा गया है इक्विटी शेयर्स पे।
अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, जब इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे कर दिया गया है तो इसका मतलब बच्चों क्या कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बच्चों डिविडेंड पे कर दिया गया होगा ना। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी था ना क्वेश्चन में, तो जब हमने इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड पे कर दिया तो बच्चों प्रेफरेंस शेयर वालों को भी तो डिविडेंड पे कर दिया गया होगा ना। तो निकाल लेते बच्चों प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड होगा, सेम इसमें भी ओपनिंग बैलेंस में ही निकालेंगे। तो हमारे पास 5% बच्चों डिविडेंड का रेट था और 3 लाख था ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चों प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड हो गया 15,000। तो ये भी बच्चों ऐड कर देंगे बिकॉज डिविडेंड तो हम सरप्लस से पे करते हैं ना प्रॉफिट से। तो डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर 15,000 का पे करा गया। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा था कि इनकम टैक्स प्रोवाइड करा गया था 45,000 रुपीज का। तो बच्चों इतने की प्रोविजन क्रिएट करी गई होगी पीएनएल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो बच्चों हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज जितने की भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम करंट ईयर के लिए वो सरप्लस से करते हैं, तो इसलिए ऐड कर देंगे। 45,000 हमने ऐड कर दिया। तो बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 4,16,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। लिख लेते हैं बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 4,16,000। अब बच्चों स्टेप 2 क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो बच्चों कैसे निकालते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। देख लेते हैं बच्चों हमारे पास ऐसी कौन सी आइटम्स थी। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा था कि डेप्रीसिएशन चार्ज करा गया था प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पे 60,000 का। और बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है ना कि डेप्रीसिएशन तो एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है जिसे हम चार्ज तो करते हैं पीएनएल में शो तो करते हैं बट उसके लिए एक्चुअल में कोई कैश पे नहीं करते, इसलिए बच्चों हमें इसे ऐड करना होता है। 60,000 ऐड कर देंगे बच्चों डेप्रीसिएशन का बिकॉज नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रीसिएशन 60,000 का बच्चों हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में और बता रखा था कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी का पार्ट जिसकी कॉस्ट थी 60,000 उसमें बच्चों डेप्रीसिएशन चार्ज करा गया था 20,000 का। तो बच्चों डेप्रीसिएशन तो हम पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, 60,000 हमने ऐड कर दिया, ये 20,000 भी इसी में इंक्लूडेड था। और जो हमारे पास जो मशीनरी थी वो 20,000 में सोल्ड करी गई। तो सबसे पहले बच्चों इसका देख लेते हैं, इस मशीनरी पे हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, या तो बच्चों ओरली भी कर सकते हैं या हम मशीनरी अकाउंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करते बच्चों सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हम बना लेते हैं। तो हमारे पास देखो बैलेंस तो बच्चों दे ही रखा था, ओपनिंग बैलेंस है 6,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 8,60,000। तो बच्चों बना लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट अकाउंट। सबसे पहले बच्चों हम बैलेंस लिख लेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 6,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 8,60,000। अब बच्चों जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो हम देखते हैं। देखो बच्चों मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी 60,000, उस पे बच्चों हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करा 20,000 का। अब बच्चों डेप्रीसिएशन 20,000 का मैंने बताया 60,000 में इंक्लूडेड था। तो बच्चों टोटल तो हमने 60,000 की डेप्रीसिएशन चार्ज करी थी ना। तो सबसे पहले जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट था सारी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट एंटायर अमाउंट पे 60,000 का था, वो लिख दिया कि डेप्रीसिएशन 60,000 का चार्ज हुआ। अब इसके बाद देखो बच्चों हमें क्या बता रखा है कि 20,000 पे वो मशीनरी सोल्ड करी गई 20,000 की। तो बच्चों बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा ना, 20,000 सेल कर दी गई है मशीनरी की तो इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया। अब बच्चों हम देख लेते हैं। तो हमारे पास देखो 60,000 की टोटल मशीनरी थी, उसमें से बच्चों 20,000 पे हमारी सेल हुई है ना, 20,000 पे सेल हुई। तो बच्चों हमारे पास 40,000 बच गए। अब 40,000 में से बच्चों 20,000 के हम ऑलरेडी डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके थे। तो बच्चों हमारे पास लॉस कितना हुआ मशीनरी की सेल पे 20,000 है ना बच्चों। या तो आप सीधा ओरली भी निकाल सकते थे जिसमें देखो हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट थी 60,000। अब इसमें से हम डेप्रीसिएशन 20,000 का रिमूव कर दे तो हमारे पास आफ्टर डेप्रीसिएशन वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 40,000। मतलब हमारी मशीनरी 40,000 की थी, उसे हमने सेल करा 20,000 पे। तो बच्चों 20,000 के लॉस पे सेल करा है ना। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बच्चों एक टाइप की हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है बिकॉज बच्चों हमारा बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है मशीनरी को सेल करना। और जितनी बच्चों हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं
एक्सपेंस वाली उसे बच्चों हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें लॉस हुआ मशीनरी के सेल पे, तो ये भी हमारे लिए एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिकॉज हमारे बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो बच्चों हमें ये खर्चा हुआ नहीं, हमें तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुआ है ना, तो इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें ऐड करना पड़ेगा। 60,000 में हमारे पास टोटल मशीनरी थी, उसमें से 20,000 का डिप्रिसिएशन हटा दिया और 20,000 पे हमने सेल करी, तो 20,000 रुपीज का हमें लॉस हुआ सेल पे। ठीक है बच्चों, ऐड कर दिया बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में डिबेंचर्स दे रखे थे, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना जब भी डिबेंचर्स दे रखे हो तो उन पे इंटरेस्ट भी हमें कंसिडर करना होता है। यहाँ पे देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास 8% डिबेंचर्स थे, जिसमें बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस है डिबेंचर्स का 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000। अब बच्चों देखो हमें इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे करना है वो कैसे पता चलेगा, तो बच्चों देखो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा था कि जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं, नए डिबेंचर्स हैं, वो इशू करे गए हैं 1 अक्टूबर 2022 को। मतलब बच्चों जो हमने न्यू डिबेंचर्स इशू करे होंगे उन पे इंटरेस्ट हमें कितने महीनों का देना है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, है ना बच्चों। जो नए डिबेंचर्स होंगे उन पे तो सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो बच्चों हमारे पास एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स थे उन पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट पे करा जाएगा ना बच्चों। तो देखो हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने थे, पहले से हमारे पास 1,50,000 थे, और न्यू हमने एडिशनल कितने इशू करे होंगे, 1,10,000 बच्चों हमने एडिशनल इशू करे होंगे। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास 1,50,000 थे उस पे बच्चों 8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा पूरे साल के लिए, और जो हमने एडिशनल 1,10,000 इशू करे उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट में देना पड़ेगा हमें। देखो बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने बताया एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हमारे पास सबसे पहले 1,50,000 के थे, उस पे 8% का हमें इंटरेस्ट देना है, और बच्चों जो हमने एडिशनल 1,10,000 इशू करे उन पे 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा 6 मंथ्स के लिए, बिकॉज 1 अक्टूबर को इशू करे, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे पास 6 महीने होते हैं, तो सिर्फ 6 महीनों का ही इंटरेस्ट पे करा जाएगा डिबेंचर्स पे, जो कि बच्चों टोटल इतना बन जाता है 16,400। अब बच्चों हमने इसे ऐड क्यों करा, याद करो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिकॉज हमारा बिजनेस का मेन काम तो है नहीं ना बच्चों डिबेंचर्स इशू करना, उन पे इंटरेस्ट पे करना, ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए हमें इसे ऐड करना पड़ा। अब बच्चों ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में बैंक लोन भी दे रखा था, वो भी देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 8% बैंक लोन दे रखा था, जिसका देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। अब बच्चों में इस पे भी इंटरेस्ट पे करना है, अब कौन से बैलेंस पे करें वो बच्चों हमें देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा था, इसी डिबेंचर वाले पॉइंट में कि जो बैंक का लोन था वो रीपे कर दिया गया था सेम डेट, मतलब 1 अक्टूबर 2022 को। तो देखो बच्चों अब ध्यान से समझना, हमारे पास बच्चों जो ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का वो बच्चों 1 अक्टूबर का था, 1 अक्टूबर तक हमारे पास 50,000 का बैंक लोन था। 1 अक्टूबर को बच्चों हमने 10,000 का लोन पे कर दिया होगा ना, 10,000 से हमारा कम हो गया लोन का अमाउंट, तो 10,000 हमने पे कर दिया होगा। अब देखो बच्चों इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलेगा, तो 50,000 पे बच्चों इंटरेस्ट मिलेगा 1 अक्टूबर तक, बिकॉज उतने तक का तो हमारा 50,000 का था लोन का अमाउंट। उसके बाद जब हमने 10,000 पे करा तो 1 अक्टूबर के बाद 40,000 बच गया हमारा लोन, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, मतलब सिंपल वर्ड्स में 1 अक्टूबर से पहले जो 6 मंथ से उस पे 50,000 पे हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और जो 1 अक्टूबर के बाद के 6 मंथ्स हैं उस पे 40,000 का लोन अमाउंट था, तो इस पे 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैलकुलेट कर लेते बच्चों कितना होगा, तो हमारे पास देखो 50,000 पे 8% फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद जब हमने 1 अक्टूबर के बाद पे कर दिया 10,000 तो हमारे पास लोन का अमाउंट कितना हो गया 40,000, उस पे हमने फिर बाकी के 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दिया 8% के हिसाब से, जो कि बच्चों टोटल 3600 बनता है ना बच्चों। अब ऐड क्यों करा, बिकॉज डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक इसी तरीके से बैंक लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसलिए बच्चों हमने इसे ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल दे रखा था, तो जब भी बच्चों क्वेश्चन में गुडविल दे रखा हो हमेशा उसकी पहले वैल्यू में देखना कोई इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं आया,
तो देखो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 15,000। अब यहाँ पे देखो बच्चों हमें समझ आ गई गुडविल की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है। और बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी गुडविल की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी तो हमें क्या मान के चलना है कि गुडविल को हमने अमोर्टाइज कर दिया, मतलब डेप्रिशिएट कर दिया। और डेप्रिसिएशन तो बच्चों नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ऐड करना होता है। तो बच्चों हमें जो अमोर्टाइज करा, कितना अमोर्टाइज करा 25,000 से वैल्यू रिड्यूस कर दी गुडविल की, तो बच्चों हम ऐड कर देंगे। गुडविल को बच्चों अमोर्टाइज करा, सेम डेप्रिसिएशन की तरह नॉन कैश एक्सपेंस होता है 25,000, इसलिए हमने ऐड कर दिया। तो बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का आ गया 5,41,000। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो भी वर्किंग कैपिटल में चेंज आए, मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, उसे हमें एडजस्ट करना होता है। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या चेंज आए। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो बच्चों देखो बैंक लोन की तो हमने एडजस्टमेंट देख ली। ट्रेड पेबल से हमारे पास, जिसमें देखो ओपनिंग बैलेंस है 95,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास करंट लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना। और याद है ना बच्चों आपको, जब भी करंट लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज होता है तो हमें हमेशा ऐड करना होता है। तो बच्चों कितना इंक्रीज हुआ 15,000, ऐड कर देंगे। देखो बच्चों इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 15,000 हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं और क्या है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों देखो हमारे पास तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। ये तो बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, जिसका बच्चों हम लास्ट में देखेंगे ट्रीटमेंट। उसके बाद करंट एसेट्स में देखें तो बच्चों करंट एसेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो हम कैश फ्लो के लास्ट वाले पार्ट में बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री देख लेते हैं बच्चों, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,95,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों जब भी करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है ना। या तो बच्चों इसका रीजन भी समझते हो, हमारी इन्वेंट्री बड़ी किस लिए होगी, अगर बच्चों हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे तभी तुम्हारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी ना। और जब परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, कैश जाएगा, इसलिए बच्चों माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस को बच्चों शो करने के लिए हम ब्रैकेट से शो कर देंगे। इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई, करंट एसेट बढ़ रहा है, तो इसलिए माइनस कर दिया 95,000। अब बच्चों देखो हमारे पास और तो कोई भी करंट एसेट, जैसे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, उसमें बच्चों देखो कोई भी चेंज नहीं आया, 2 लाख का 2 लाख ही है। तो इतने थे बच्चों हमारे पास वर्किंग कैपिटल में यही चेंज आए थे। अब इसके बाद हम अपना फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों माइनस कर दिया, फिर हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास बच्चों कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया बिफोर टैक्स 4,61,000। अब इसमें बच्चों देखो हमें टैक्स का अमाउंट माइनस करना है। अब टैक्स का अमाउंट कितना होगा बच्चों वो ध्यान से समझना। हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि इनकम टैक्स प्रोवाइड करा गया है इतने अमाउंट का, मतलब बच्चों इतने की हमने P&L में प्रोविजन क्रिएट करी होगी। और देखो बच्चों हमें और क्या दे रखा था क्वेश्चन में, हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा था। तो बच्चों इस केस में तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, बिकॉज हमें P&L का भी अमाउंट दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों देखो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग 40,000 है, क्लोजिंग 50,000 है। तो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया ओपनिंग बैलेंस 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 50,000। अब बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि 45,000 की हमने प्रोविजन क्रिएट करी है, इनकम टैक्स प्रोवाइड 45,000 की हमने प्रोविजन क्रिएट करी होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L के अकाउंट के थ्रू। तो बच्चों क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों हम टोटल देखेंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 85,000 और हमारे पास डेबिट साइड में 35,000 की बैलेंसिंग फिगर बच रही है। अब बच्चों ये बैलेंसिंग अमाउंट होगा, ये होगा बच्चों हमने कितना टैक्स पे करा, तो टू बैंक अकाउंट टैक्स पे कर दिया होगा हमने 35,000 का। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमने कितना टैक्स पे करा 35,000। तो बच्चों देखो हमारे पास बिफोर टैक्स कैश जनरेटेड कितना आया था 4,61,000। अब इसमें बच्चों अपना जो टैक्स पे करा है 35,000 का उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4,26,000 आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने कैलकुलेट कर दिया और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।